नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर एक बहुत ही शानदार टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है कार्बन के अपरूप। क्या होते हैं कार्बन के अपरूप, इसको जानेंगे। ये हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का, जो चौथा चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक, उसका ये दूसरा पार्ट है, और इसमें आज हम लोग दूसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें वीडियो को। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं अपने टॉपिक पे। और ये टॉपिक आपको तब अच्छा लगेगा, तब मजा आएगा पढ़ने में, जब आप पहला लेक्चर देखे रहेंगे। तो यदि आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और वहां से आप पहला लेक्चर देख लेंगे, फिर आप सेकंड देखेंगे, काफी अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए कार्बन के अपरूप, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होता है, आज आप सभी जान जाएंगे कि कार्बन के अपरूप क्या होते हैं, और ये जानना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए पेपर की दृष्टि से तो नहीं, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, इससे हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम लोग इस वीडियो में, इस लेक्चर में, आज इसके बारे में हम पूरे अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, और आप कापी और पेन लेकर के बैठिए, जिससे कि आपका नोट्स भी यहाँ पे तैयार हो जाएगा और साथ में आपका रिविजन भी होता जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखेंगे, पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि जो अपरूप है किसे कहते हैं। ठीक ना, अपरूप जानेंगे। तो यहाँ देखिए, किसी तत्व के विभिन्न रूप जिनकी भौतिक गुण तो अलग अलग होती है, लेकिन या परंतु रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, वे उस तत्व का अपरूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उस तत्व का अपरूप कहलाते हैं। यहाँ पे का जोड़ लीजिए, का अपरूप कहलाते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी भी तत्व के विभिन्न रूप जिनकी भौतिक गुण अलग अलग होती है। मतलब आप देखिए, भौतिक गुण अलग अलग होता है। ठीक ना, जैसे मान लीजिए हम लोग, मतलब अगर हम लोग अपने मनुष्य की बात करते हैं ना, तो मनुष्य में देखिए, मनुष्य में क्या, सबकी जो भौतिक जो चीजें हैं, मतलब शरीर की जो बनावट है ना, क्या है सबका अगर देखें तो आप क्या, मतलब सब मनुष्य हैं। आप एक तौर से, मतलब ग्रुप में सभी लोग खड़े हैं, तो आप एक शब्द में क्या बोलेंगे कि ये सभी क्या है, मनुष्य हैं। ठीक ना, तो मनुष्य में क्या है, इनकी जो आप फिजिकली जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो इससे आप बता रहे हैं कि सभी मनुष्य हैं, है ना। तो आप सबको तो मनुष्य बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे जो फिजिकली आप देख करके बोल रहे हैं कि ये सभी मनुष्य हैं, सभी क्या है, मनुष्य हैं, लेकिन यहाँ पे जो इनकी, अगर आप इनकी संरचनाओं को देखेंगे तो इनमें विभिन्नताएं आपको दिखेंगी। ठीक ना, जैसे मान लीजिए कोई ज्यादा ब्लैक होगा, कोई ज्यादा व्हाइट, मतलब ज्यादा गोरा होगा, कोई हल्का काला होगा, कोई ज्यादा काला होगा। तो वहां पे क्या देख रहे हैं आप, उनके भौतिक गुणों में चेंजिंग देख रहे हैं। ठीक ना, लेकिन अगर उनकी हम आंतरिक जो बातें हम बात करें, तो बताइए उनमें जो सेक्सुअल एक्टिविटीज होगी ना, वो एक समान होगी। ठीक ना, उसमें जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी ना, सेम, मतलब जनन की जो प्रोसेस होगी सेम होगी। उसी प्रकार हम लोग एक क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक ना, तो केमिस्ट्री में हम थोड़ा सा आपको बायो में लेकर गए, थोड़ा सा मतलब समझाने के लिए। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं क्या, कार्बन के अपरूप। तो इसमें बताया जा रहा है कि किसी तत्व के विभिन्न जो उसके भौतिक गुण होते हैं ना, भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे मनुष्य में अलग अलग प्रकार के सभी लोग दिखे, लेकिन उनके जो जनन के प्रोसेस भी सब में एक जैसा था। ठीक ना, इसमें भी क्या होता है, इसकी जो बनावट होती है ना, बिल्कुल मतलब क्या होती है, अलग अलग होती है। इसमें नहीं जमता है। मतलब मान लीजिए कि जैसे हीरे का बनावट किसी और तरह से है। ठीक ना, या मान लीजिए फिर आप जो ग्रेफाइट है उसका बनावट कुछ, उनकी जो संरचना है अलग अलग है, फ्लोरीन की संरचना अलग है। ठीक ना, मतलब देखेंगे तो आप क्या करेंगे, उनमें आप उनकी फिजिकली जो स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो उसमें आप विभिन्नताएं पैदा कर देंगे। ठीक है, इसी चीज को हम लोग समझने वाले हैं। तो जो यहाँ पे रासायनिक जो क्रियाएं होंगी ना, इसमें कह रहा है, परंतु जो रासायनिक गुणधर्म होगा ना, वो बिल्कुल एक समान होगा। ठीक ना, तो ये यहाँ भी समझिए कि आखिर ये जो रासायनिक गुणधर्म है ये क्या है, कैसे इसको समझेंगे।
तो जैसे हम आपको बताएं कि यहाँ पे जो रासायनिक गुणधर्म की बात की जा रही है ना, इनकी जो केमिकली जो प्रॉपर्टीज हैं ये क्या है, ये मायने रखता है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर कार्बन, जो आप कार्बन के प्रूफ पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप हीरा देख रहे हैं, हीरा, तो हीरा हो गया, फुलरीन हो गया, ठीक ना, और फिर क्या हो गया यहाँ पे ग्रेफाइट, ठीक ना। तो अगर हम इस कार्बन के अप्रूप को तीनों को अगर हम जलाएं ना, क्या करें दोस्तों, तो जलाएं ना इसको, तीनों को अगर आप जलाएंगे तो जलाने के बाद से आपको कुछ इसका अवशेष नहीं बचता है, कुछ नहीं मिलेगा आपको सिवाय कार्बन डाइऑक्साइड के। तो ये क्या इसका रासायनिक गुणधर्म है कि आप तीनों अपरूपों को जला रहे हैं, लेकिन तीनों में आप क्या समानता देख रहे हैं कि तीनों को जलाने पर कुछ नहीं बच रहा है सिवाय कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। क्या प्राप्त हो रहा है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रहा है, गैस प्राप्त हो रहा है, न कि आपको उसमें कुछ अलग चीजें प्राप्त हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। तो ये क्या है इसका रासायनिक गुणधर्म है, समझेंगे ध्यान से। क्या बता रहा है इसमें कि इसके जो भौतिक गुण होते हैं ना भाई, अलग अलग होते हैं, तीनों के अलग अलग होते हैं, लेकिन जो इसके रासायनिक गुणधर्म होते हैं ना बिल्कुल एक होते हैं। क्योंकि आप जब तीनों को जलाए ना, तो जलाने पे आप देखेंगे कि कुछ नहीं प्राप्त होगा, केवल उसमें से धुआं मिलेगा, और किस प्रकार का, उस धुएं को क्या बोलेंगे आप, कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, कार्बन है, और कार्बन को जब ऑक्सीजन से यहाँ पे की उपस्थिति में इसको जलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। तो यहाँ पे यही रिएक्शन होता है, देखिए, यानी रासायनिक गुणधर्म को समझने का सबसे बेस्ट है कि आप कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक ना। तो यही चीज इसमें, जो इसके रासायनिक गुणधर्म है ना, यही चीज इसमें बता रहा है। आई बात समझ में, ठीक है। तो चलिए, तो यहां तो हम समझेंगे अभी अपरूप क्या है, ठीक ना। अब देखिए, कार्बन के तीन अपरूप होते हैं, कितने होते हैं, कार्बन के देखेंगे, कार्बन के तीन अपरूप होते हैं, ठीक ना। कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, तीन। कौन कौन होते हैं, तो देखेंगे आप, ग्रेफाइट, हीरा और फुलेरिन। क्या है, फुलेरिन, ये तीन है। तो अगर कोई पूछता है कि कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, तो बताएंगे कार्बन के मेनली तीन अपरूप होते हैं। पहले को आप ग्रेफाइट बोलते हैं, जो पेंसिल में आप देखते हैं ना, पेंसिल जो लिखते हैं ना, उसमें क्या है, वही ग्रेफाइट का बना होता है ना, ठीक है। और दूसरा हीरा है, और तीसरा क्या है आपका, फुलेरिन। याद रखेंगे तीनों अपरूप को, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक एक के बारे में इसको बड़ी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। आप लोग इसको अच्छे से देखिए, समझने की बिल्कुल कोशिश कीजिए, और आपको निश्चित है दोस्तों समझ में आ जाएगा ये टॉपिक, ठीक है। चलिए, तो पहला यहाँ पे देख रहे हैं आप, ग्रेफाइट, ठीक ना। क्या है, ग्रेफाइट, हम उसी की बात कर रहे हैं जो आप पेंसिल में, ठीक ना, जो पेंसिल में आप देखते हैं, जो पेंसिल में जो ब्लैक कलर का होता है, जो सेरते हैं ना, जिससे आप लिखते हैं ना, वही किसका बना था, ग्रेफाइट का होता है, ठीक ना। देखिए, तो ये क्या है, देखिए ग्रेफाइट। तो हम लोग किसके बारे में पहले जानेंगे दोस्तों, तो कार्बन के अपरूप के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका हम पहला जो पार्ट है वो क्या है, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट के बारे में हम जानेंगे, तो आइए देखते हैं। देखिए ऑलरेडी यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बना रखे हैं, बस हमें समझना है इस चीजों को। देखा, प्रत्येक कार्बन तीन अन्य कार्बन अणुओं से उसी तरह बने हैं, ठीक ना। क्या देख रहे हैं आप कि प्रत्येक कार्बन तीन अन्य कार्बन अणुओं से उसी तत्व में बने हैं, जिससे यहाँ पे षष्ठ कोणीय है। क्या है, षष्ठ कोणीय व्यू मिलता है। रहा है कि प्रत्येक कार्बन तीन अन्य कार्बन अणुओं से उसी तत्व में बने हैं, जिससे षष्ठ कोणीय व्यू मिलता है, ठीक ना। इनमें से चौथा संयोजी इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है, इसमें से कह रहा है इनमें चौथा संयोजी इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है, ठीक है, जिसके कारण यह विद्युत का चालक होता है। ग्रेफाइट की संरचना में षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। कैसे, तो आइए देखते हैं। इस फिगर को आप लोग देख रहे हैं, तो देखिए जो एक कार्बन है, क्या देख रहे हैं आप कि जो ये क्या है, ये तीन कार्बन से बना हुआ है ना, तीन कार्बन, ध्यान से देखेंगे।
यहाँ भी आप देखेंगे तो ये भी 3 कार्बन से बना हुआ है, यहाँ भी 3 कार्बन से बना हुआ है। लेकिन एक चीज आप देख रहे होंगे कि ये बच जा रहा है शेष। क्या हो रहा है, ये आपको एक एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है ना, आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक्स्ट्रा। अगर आप ऐसे देख रहे हैं ना, ऐसे देखिए ध्यान से, अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये 3 कार्बन से बना हुआ है, इसको भी देख रहे हैं ना तो आपको 3 कार्बन से बना हुआ दिखाई दे रहा है, और इसको भी आप देख रहे हैं तो 3 कार्बन से बना हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब कि इसमें भी एक आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, वो क्या कर रहा है, इनमें चौथा संयोजी इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। ये क्या करता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन को मुक्त करता है, जिसके कारण यह विद्युत का चालक होता है। ठीक ना, यही क्या करता है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करता है, जिसके वजह से क्या होता है, इसमें इस ग्रेफाइट में क्या होता है दोस्तों, इस ग्रेफाइट में विद्युत प्रवाहित हो जाता है। क्या होता है, विद्युत प्रवाहित हो जाता है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है फिर, ग्रेफाइट की संरचना में षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए, एक दूसरे के ऊपर क्या है, व्यवस्थित है। इसे बहुत बड़ा हम इसका श्रृंखला भी बना सकते हैं। ठीक ना, आप देख सकते हैं अपने, आप बुक में भी देख लेंगे, आप और भी सर्च करके आप देख सकते हैं गूगल वगैरह पे। ठीक ना, इसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा बन सकता है। ठीक ना, श्रृंखलाएं होती हैं इनकी, बहुत बड़ी बड़ी होती है। ठीक ना, हमने यहाँ पे आपको छोटा सा बस इसका थोड़ा सा बस एक नज़ारा पेश किया है, दिखाया आपको कि आप समझ सके कि ये कैसे बना होता है। ठीक है, तो ये रहा क्या, ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट देखिए, ग्रेफाइट में आप याद रखेंगे कि ग्रेफाइट जो पेंसिल है उसमें जो ब्लैक कलर का होता है, देखिए दोस्तों उसमें क्या होता है, विद्युत प्रवाहित हो जाता है। अब बात आती है सर क्यों प्रवाहित हो जाता है, तो आप बताएंगे कि जो इसके स्ट्रक्चर बने हैं ना, उसमें जो चौथा होता है ना, जो चौथा कार्बन होता है, क्या करता है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करता है, जिसके वजह से विद्युत के लिए क्या हो जाते हैं, सुचालक का काम करते हैं। ठीक है, विद्युत का चालक हो जाता है, मीन्स इसमें विद्युत प्रवाहित आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो आपको आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा क्या, ग्रेफाइट। ठीक ना, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ हीरा क्या है, हीरा उसके बारे में मैं आपको। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा पार्ट, कार्बन के अप्रूप का हम लोग दूसरा पार्ट देख रहे हैं कि दूसरा पार्ट क्या था, तो हीरा था। ठीक ना, पहला हम लोगों ने पढ़ लिया ग्रेफाइट, अब ग्रेफाइट के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं हीरा। तो हीरा का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। हीरा दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ माना जाता है, और ये सबसे कीमती भी है, ये काफी महंगा भी, एक्सपेंसिव भी है, तो इसका बड़े लेवल पे यूज किया जाता है। ठीक ना, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर ये हीरा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हीरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायमंड बोलते हैं। ठीक ना, तो लिखा हुआ प्रत्येक कार्बन परमाणु, मतलब प्रत्येक कार्बन परमाणु के ही अन्य 4 परमाणु से जुड़कर एक कठोर 3 विमाओं वाला संरचना बनाता है। यानी जो कार्बन है ना, ये प्रत्येक 3 परमाणुओं से, कार्बन के ही 3 परमाणुओं से जुड़ करके, ये अन्य 4 परमाणुओं से जुड़कर, 3 नहीं, ये अन्य 4 परमाणुओं से जुड़ करके क्या बनाता है, एक त्रिविमीय संरचना का निर्माण करता है, जिसे आप 3D भी बोलते हैं। ठीक ना, कह रहा है हीरा अब तक का सर्वाधिक, हीरा अब तक का ज्ञात में सबसे सर्वाधिक कठोर पदार्थ माना जाता है। कह रहा जबकि ग्रेफाइट चिकना तथा फिसलनशील होता है। अगर यहीं पे हम बात करें ग्रेफाइट की, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो ग्रेफाइट क्या था, चिकना और फिसलनशील था। जैसे अगर आपको फील करना है, आपको देखना है, और वाकई में इसको आप समझना चाहते हैं, तो आप पेंसिल को सेरिएगा, और सेरने के बाद से उसमें जो नुकीला सा भाग निकलेगा उसको देखिएगा, काफी क्या दिखेगा आपको, वो चिकना दिखेगा और फिसलनशील। उस पर आप हाथ अगर ऐसे रखेंगे तो आपका हाथ आसानी से उस पर फिसल जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचरित हीरे का संश्लेषित किया जा सकता है। यानी उपचरित हीरे को क्या किया जाता है, संश्लेषित किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। और ये संश्लिष्ट हीरे आकार में छोटे होते हैं। मतलब इसके दौरान जब उच्च दाब पर एक उसमें क्या किया जाता है, जब हीरे को पकाया जाता है तो उससे क्या होता है, एक नए हीरे का संश्लेषण होता है, नए हीरे का निर्माण होता है, जो आकार में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, और कह रहा है लेकिन ये प्राकृतिक हीरों से अभेदनीय होते हैं। ठीक ना, जो प्राकृतिक हीरे होते हैं उनसे क्या होते हैं, अभेदनीय होते हैं। ठीक ना,
देखिए जैसे हीरा का क्या है, हीरा का काम कहाँ यहाँ पे यूज किया जाता है, तो हीरे का उपयोग जैसे आप कांच वगैरह काटने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एक्सपेंसिव रिंग वगैरह बनाने में भी इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। रिंग में भी क्या किया जाता है, उसमें आप देखे होंगे फिल्मों वगैरह में कि उसमें रहता है और काफी क्या होता है, चमकदार होता है, ठीक ना। हीरा काफी क्या है, चमकदार चीज है, ठीक ना। और ये याद रखिएगा, दुनिया में अब तक का ज्ञात मतलब जितने भी पदार्थ उनमें सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा को माना गया है, ठीक है। तो ये क्या है, एक कार्बन के अपरूप है, मतलब कि एक कार्बन होकर के क्या कर रहा है, यहाँ पे कार्बन के कुछ फीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक ना। तो इसके बारे में हम इसलिए इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो इसके फिजिकली जो इसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, अलग अलग होते हैं, लेकिन इनकी अगर हम रासायनिक केमिकल जो प्रॉपर्टीज है इसको अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ये तीनों में समान ही होते हैं। जिस प्रकार ग्रेफाइट में था उसी प्रकार ये हीरे में भी होता है। अगर हीरे को भी आप जलाएंगे तो हीरा क्या होगा, जल करके और कार्बन डाइऑक्साइड को देगा, अन्यथा कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप कि जो हीरे का जो स्ट्रक्चर बनता है ना, हीरे का, वो देखिए काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है, ठीक ना। लेकिन हम आपको यहाँ पे सिंपल वे में समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रत्येक कार्बन परमाणु कार्बन के ही अन्य 4 परमाणुओं से जुड़े होते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एक यहाँ पे कार्बन है, आप देख रहे हैं ना कि इधर भी ये 4 से जुड़ा हुआ है, ये भी 4 से जुड़ा हुआ है, ये भी 4 से जुड़ा हुआ है, ये भी 4 से जुड़ा हुआ है। आप ध्यान देंगे कि हीरे का प्रत्येक, आप देखिए प्रत्येक कार्बन परमाणु के क्या है, 4 अन्य 4 परमाणु क्या है इनसे जुड़े हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक क्या है, कार्बन है, कार्बन यहाँ पे है, तो कार्बन में आप देख रहे हैं कि इसके 4 परमाणु ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, 4 परमाणु नीचे की तरफ दिख रहे हैं, 4 परमाणु इधर दिख रहे हैं, 4 परमाणु इधर दिख रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि चारों जो है ना, ये क्या है, एक दूसरे से अटैच में है, ठीक ना। ये क्या है, एक दूसरे के अटैच में है, इनसे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इनकी अगर हम बात करें, इसको मिटा भी देना तो यहाँ पे देखेंगे आप 3 इसकी वैलेंसी खाली रहती है, ये आकर के यहाँ पे क्या हो जाता है, ये कार्बन के अन्य 4 परमाणु जुड़ जाते हैं, ठीक ना। तो हमने यहाँ पे आपको देखिए सिंपल वे में जो स्ट्रक्चर है इसको हमने इसमें बना करके आपको बताने की कोशिश किया। देखिए अन्यथा आप देख सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक ना। हमें यही बताना था कि यहाँ पे जो एक जो यहाँ पे कार्बन का जो परमाणु है, ये 4 को क्या करता है, जोड़ता है, 4 कार्बन के परमाणुओं को जोड़ता है, यहाँ भी 4 अन्य कार्बन के परमाणु को जोड़ता है, सभी में, ठीक है। इस प्रकार से बड़ी क्या हो जाती है, श्रृंखला का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा क्या, हीरा। आप देखिए नीचे लिखा भी हुआ कि हीरे की ये संरचना है, आप ध्यान से इसको देखेंगे और वीडियो को आप बार बार रोक करके इसको नोट करते जाइए और इसको समझने की पूरा कोशिश कीजिए कि आखिर ये कैसे इनकी संरचनाओं का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये तो रहा, अभी क्या रहा यहाँ पे, हीरा यानी डायमंड रहा। अब हम देखेंगे यहाँ फुलेरीन, इसको फुलेरीन भी बोला जाता है, फुलेरीन भी बोला जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। देखिए फुलेरीन कार्बन अपरूप का एक अन्य वर्ग है, ठीक ना। उसी का मतलब क्या है, एक अन्य वर्ग है। कह रहा है ग्रेफाइट को अक्रिय गैस की उपस्थिति में, ग्रेफाइट को अक्रिय गैस की उपस्थिति में क्या किया जाता है, इसको ग्रेफाइट को क्या किया जाता है, ग्रेफाइट को अक्रिय गैस की उपस्थिति में विद्युत भट्ठी में गर्म करने पर फुलेरीन बनता है, ठीक है। ग्रेफाइट को जब आप क्या करेंगे, विद्युत भट्ठी में गर्म करने पर ये आपको क्या प्राप्त होगा, फुलेरीन। लेकिन वो भी किसकी उपस्थिति में भाई, किसकी उपस्थिति में, तो आप याद रखेंगे अक्रिय गैस की उपस्थिति में। नोबेल गैस भी बोला जाता है, इनको नोबेल गैस भी बोला जाता है, ठीक है। देखिए अब बात आती है कि सर ये आखिर ये अक्रिय गैस क्या होता है, सर ये नोबेल गैस क्या होता है, जो नाम आ रहा है, ठीक ना। तो देखिए मैं बता रहा हूं कि जो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, समझने की बिल्कुल कोशिश कीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अक्रिय गैस किसे कहते हैं, तो देखिए जितने भी एटम है, जितने भी परमाणु हैं, ठीक है, आप एलिमेंट बोलिए, जितने भी एलिमेंट हैं उनमें उनके अगर बाहरी कोश के जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी वो क्या है, अगर उसका अष्टक कंप्लीट है तो वो क्या कहलाता है, अक्रिय गैस कहलाता है। यानी जिन तत्वों के
बाहरी कोष यानी जिन तत्वों के अष्टक कंप्लीट होते हैं ना, उनको क्या बोला जाता है? अक्रिय गैस। और यह अक्रिय गैस हमारे वातावरण में फ्री फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं, ठीक ना। यह वातावरण में हमारे क्या है? फ्री फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं, ठीक ना। ये बिल्कुल अस्थायी हो गया है। जिस प्रकार से आप मान लीजिए कि जिस प्रकार से एक गवर्नमेंटेड टीचर आराम से एक विद्यालय में पढ़ा रहा है और वहीं पे एक प्राइवेट टीचर को आप देखेंगे ना, तो कभी दौड़ के उस विद्यालय में जाएगा, कभी दौड़ के उस विद्यालय में जाएगा, कभी दौड़ के उस विद्यालय में जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी उनका क्या है? उनको सरकारी जॉब नहीं मिला है, वो प्राइवेट पे है, वह क्या है? एक जगह आश्रित नहीं हो सकते हैं, ठीक ना। उसी प्रकार ये अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस इसके अष्टक कंप्लीट है। अष्टक कंप्लीट होने की वजह से क्या है? अस्थायी हो गए, ठीक ना। इसीलिए हमारे वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, ठीक ना। तो ये रहा अक्रिय गैस। अक्रिय गैस, जैसे अक्रिय गैस हम आपको समझाएं, आप ध्यान दें कि यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, आप थोड़ा देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक ना। ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। तो आप इसको क्या लिखते हैं? 2 और 6 लिखते हैं। देखिए, अगर ये क्या है? यही बाहरी कोष है। इसके बाहरी कोष में आप देख रहे हैं ना दोस्तों, क्या देख रहे हैं? बाहरी कोष में देख रहे हैं कि इसके बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको अष्टक कंप्लीट करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन और इसको चाहिए? 2 और इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाता तो ये भी क्या हो जाता? अस्थायी हो जाता, ठीक ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इनको नहीं मिला है दर्जा, ठीक ना। इनके अष्टक कंप्लीट नहीं हुए, इसी की वजह से ये आज हमारे पर्यावरण में फ्री फॉर्म में पाए जा रहे हैं, ठीक ना। तो वही टीचर में जाके इधर उधर पढ़ाएगा भाई, जिसको जॉब नहीं मिल रहा है, ठीक ना। तो क्या है? वो प्राइवेट टीचर है, पैसा कमाने के लिए कहीं ना कहीं इधर उधर होता रहेगा, ठीक ना। इसलिए आपको इस विद्यालय में भी दिखेंगे वो टीचर, उस विद्यालय में भी दिखेंगे, समझे। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, इसके तो पहले वाला कोर्स तो इसका कंप्लीट है, लेकिन दूसरे कोर्स की कंप्लीट के लिए भटक रहा है, इसीलिए हमारे पर्यावरण में दिख रहा है, ठीक ना। मतलब हम लोग फील कर रहा है जो हम लोग ले रहे हैं ऑक्सीजन चीज। तो इस प्रकार से ये यदि इसका अगर अष्टक ये 2 और इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसका भी अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका भी अष्टक कंप्लीट हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? अक्रिय गैस बन जाएगा, ठीक ना। तो देखिए ये कहाँ है? तो आप पीरियाडिक टेबल में देखेंगे ना, सबसे लास्ट में जो 0 ऑर्डर की श्रेणी में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं ना दोस्तों, वो सभी क्या होते हैं? अक्रिय गैस होते हैं, ठीक ना। इनको इस सबसे लास्ट में रखा गया इसलिए क्योंकि ये निकम्मे की तरह बैठे रहते थे, इसीलिए इनको सबसे साइड में कर दिया गया, ठीक ना। जानते हैं यहाँ अगर कोई भी अगर वो बेकाम का है तो उसको घर में कोई मान सम्मान नहीं होता है, उसको इधर उधर भगाए रहते हैं। उसी प्रकार क्या रहता है? ये अक्रिय गैस है, इसका हमारे वातावरण में नहीं यूज है, ये हमारे वातावरण में फ्री फॉर्म में नहीं पाए जाते। इनको लेकर के क्या कर दिया? साइड में कर दिया इसको। तो 0 ऑर्डर के सबसे लास्ट में पीरियोडिक टेबल में पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो ये क्या रहा? ये रहा आप समझे हीरा, ठीक ना, डायमंड। सॉरी, ये आप क्या समझे? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन में आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे कि ग्रेफाइट को अक्रिय गैस की उपस्थिति में अगर विद्युत भट्ठी में गर्म करने पर, अगर इसको विद्युत भट्ठी में गर्म करते हैं किसकी उपस्थिति में? तो अक्रिय गैस। अक्रिय गैस कौन कौन होते हैं? हीनी, अर्कर्जीरन, हीलियम, नियान, ये सब आप बता देंगे, ठीक है। देखिए इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? इनका सामान्य सूत्र Cn होता है। आप याद रखेंगे इनका सामान्य सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो Cn होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे Cn का मतलब यहाँ देखिए, जहां n सम संख्या है, n क्या है? सम संख्या है। कार्बन से तो आप कार्बन समझ ही रहे हैं। फिर कह रहा है कि सबसे पहले इसको क्या प्राप्त हुआ था? कार्बन 60 प्राप्त हुआ था दोस्तों। सबसे पहले क्या प्राप्त हुआ था? तो कार्बन 60। कब? जब विद्युत भट्टी में इसको अक्रिय गैसों की उपस्थिति में गर्म किया गया था। तो सबसे पहले क्या बना था? C60, ठीक ना। कि C60 की पहचान की गई, जिससे ये फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित होते हैं। जिससे क्या होगा? इसमें देखा गया जब C60 इसको प्राप्त हुआ ना संरचना में, तो संरचना को देखा गया तो उसमें देखा गया कि जो फ्लोरीन था, जो उसमें कार्बन के अणु थे, वो एकदम फुटबॉल की संरचना के जैसे क्या थे? उसमें व्यवस्थित थे। आज समझ में? तो ये रहा फ्लोरीन, ठीक ना। इसके स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे नहीं ड्रा किया है, ये भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। बट आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा, आपके बुक में भी दिया होगा या नहीं भी दिया होगा, क्योंकि इतना ज्यादा इसके एनसीईआरटी में नहीं है वो चीज है कि आपके पेपर में पूछा जाए, ठीक ना। तो इसीलिए हमने उसको स्ट्रक्चर नहीं बनाया, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे और सारी चीजें आपको यहाँ पे स्पष्ट दिख रही हैं कि हीरे की जो संरचना बनाया गया है काफी इजी वे से बनाया गया है, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने 2 टॉपिक और पढ़े, क्या? हीरा और फ्लोरीन। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? अपरूप
पढ़ा, अपरूपता पढ़ा, ठीक ना। आप उस गुण को, जो आप अपरूप पढ़े ना, उसके गुण को क्या बोलते हैं? अपरूपता भी बोलते हैं। अगर कोई पूछता है अपरूपता क्या है तो बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको क्या बताया? कार्बन के अपरूप, कार्बन के अपरूप का डेफिनेशन बताया मैंने आपको, अपरूप क्या है। फिर मैंने आपको बताया कि अपरूप 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है और फ्लोरीन होता है। तो हमने आपको पहला बताया ग्रेफाइट, ठीक ना, ग्रेफाइट। दूसरा हमने बताया आपको हीरा और तीसरा बताया आपको क्या? फ्लोरीन, ठीक ना। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? तो मैं आशा करता हूं कि जो आज का लेक्चर है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, कि जिससे कि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।